सबसे पहले तो मैं श्री अरुण कुमार जी, श्री शक्ति सिंह परमार जी, श्री विवेक गोरे को धन्यवाद देना चाहूँगा उनके आमंत्रण के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय जो मुझे भी बहुत रुचिकर लगता है, इस विषय पर बोलने के लिए उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है। और ये आयोजन स्वर्गीय श्री मानिक चंद्र वाजपेयी मामा जी की स्मृति में है। उनके जन्म शताब्दी वर्ष के जो समारोह हैं उसके सिलसिले में यह आयोजन किया गया है। श्री मानिक चंद वाजपेयी जी के बारे में हम जितना जानते हैं, जितना पढ़ते हैं, उसके आधार पे मुझे लगता है कि ये जो विषय का चयन किया गया है ये बहुत ही उपयुक्त है। राष्ट्रीय एकात्मता हमारी ज़रूरत है और स्वर्गीय मामा जी ने जीवन भर इसी एकात्मता के बोध को बढ़ाने के लिए अपना पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने काम किया। और वो बहुत बड़े पत्रकार थे। उन्होंने किताबें लिखी हैं जिनमें कुछ किताबें बहुत ही प्रसिद्ध हुई हैं। उन्होंने आपातकाल में 19 महीने जेल में बिताए हैं। उनकी पुस्तक अग्नि परीक्षा, आपातकाल का संघर्ष और ज्योति जला निज प्राण की, ये मुझे और इसके साथ जो और भी उनके लेख हैं, एक अरबी भाषा की एक कहावत है कि किताब में लिखे हुए शब्द उस वक्त भी चमकते रहते हैं जब लिखने वाला अपनी मौत के बाद मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। तो उनकी ये किताबें और उससे जो प्रेरणा ख़ास तौर से नई नस्ल को मिलती है और उसमें भी ख़ास तौर से उन लोगों को जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं या सार्वजनिक जीवन में काम करने की उनकी अभिलाषा है, उनके लिए स्वर्गीय मामा जी की ये किताबें प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। ऐसे स्वर्गीय मानिक चंद वाजपेयी मामा जी के प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और एक बार फिर आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ उनके आमंत्रण के लिए। राष्ट्रीय एकात्मता किसी भी देश की आवश्यकता है। आज़ादी के 75 वर्ष के बाद हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, चुनौतियों की बात कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब एक है कि ये ऐसा विषय है जिसमें अभी काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साधारणतया ये नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत लंबे समय तक हमने ग़ुलामी का बोझ अपने कंधों पर ढोया है और ख़ास तौर से पिछले 200 साल, आज़ादी से पहले के 200 सालों में जिनका हमारे ऊपर शासन था,
उन्होंने सोचे समझे तरीके से एक नीति अपनाई जहां वो भारत को एक राष्ट्र मानते ही नहीं थे और ये कहते थे कि भारत तो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों का कॉन्ग्लिमरेशन, यानी वो इकट्ठे हैं एक जगह, लेकिन वो एक नहीं हैं। और इस सिलसिले में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया जॉर्ज हैमिल्टन, उन्होंने उनकी ये फाइल के ऊपर उनके अपने कलम से लिखे हुए शब्द हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का मतलब है कि ब्रिटेन का वो मंत्री जो भारत के मामलों को देखता था। भारत से गई हुई एक फाइल पे उसने लिखा है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ये तय करना कि भारत के मामले में हम क्या नीतियां अपनाएं और क्या हमारे प्रशासनिक कार्यक्रम होने चाहिए। और उसने कहा कि अगर हम ऐसी नीतियां और कार्यक्रम अपनाते हैं जिनसे विचारों की समरसता पैदा होती है, तो इससे ये हमारे लिए यानी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा। और अगर हम ऐसी नीतियां और कार्यक्रम अपनाते हैं जिससे फूट पड़ती है, जिससे समाज विभाजित होता है, तो इससे जो समस्या उत्पन्न होगी वो हमारे जो ऑफिसर होंगे ग्राउंड पर उनको बहुत परेशान करेगी। लेकिन कुल मिलाकर ऑन द बैलेंस, कुल मिलाकर सारी चीज़ों पे सोचने के बाद आखिर में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम वो नीतियां अपनाएं और वो कार्यक्रम लागू करें जिससे भारत में भारतीयों में एकता ना पैदा हो सके। ये आरोप नहीं है, ये उन्होंने अपनी फाइल में अपने अंग्रेजी भाषा में लिखा है। मैंने इसका अनुवाद कर दिया है कि हिंदुस्तान के बारे में कोई फैसला कर पाना बहुत कठिन है। ऐसी नीतियां जिनसे जनता में समान विचारों की समानता तथा मिलकर कार्य करने का मार्ग प्रशस्त हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। और दूसरा रास्ता हमारे लिए हमारे अधिकारियों को परेशान करेगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमारे लिए लाभकारी होगा। और इन 200 साल तक चलने वाली इन नीतियों के नतीजे में उसके परिणाम भारत को भोगने पड़े। हमारे देश का विभाजन हुआ, 2 टुकड़े हुए, हिंसा हुई, आबादी इधर से उधर जाने, और सिर्फ उस वक्त नहीं कि आबादी जाने के लिए मजबूर हुई, लोग जाने के लिए मजबूर हुए अपने घर बार को छोड़ के, बल्कि आज भी लगातार वही सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले, एक तो वहाँ बहुत थोड़ी आबादी बची, लेकिन उस बची कुची आबादी को के साथ भी चूँकि जिन बुनियादों पर बंटवारा हुआ था उसके कारण जो नफ़रत पैदा हुई थी, उस नफ़रत को भारत ने तो उसका विरोध किया था। तो भारत का ने तो इसे अपनी जिम्मेदारी माना कि हमने तो कहा हम मिल के रह सकते हैं, उन्होंने कहा कि हम मिल के नहीं रह सकते। तो वो जो बचे कुचे हैं वो भी अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और उन लोगों को, चूँकि उस वक्त भी सब समझते थे कि इन लोगों के लिए जीवन बड़ा दुष्कर होगा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हर किसी ने उनको आश्वासन दिया था कि अगर आपके लिए कठिनाइयां बढ़ जाएं तो आपका हम स्वागत करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 75 साल तक इस सिलसिले में कोई कानूनी पहल नहीं हुई। लेकिन 2019 में नागरिक कानून में संशोधन करके उनका कानूनी अधिकार
स्वीकार किया गया जिन लोगों को धर्म के आधार पर पाकिस्तान में या उसी मानसिकता के चलते तालिबान के आने के बाद जो अफ़गानिस्तान में घटनाएं हुई हैं, बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था पहले, उनका एक कानूनी हक माना गया कि जिन लोगों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है उनको, वो अगर शरण में लेना चाहते हैं भारत में, तो उनके कानूनी अधिकार सुरक्षित होंगे। तो एक तो मैं आयोजकों को जो शब्दों का चयन किया है उन्होंने विषय के लिए, उन्होंने एकता शब्द भी प्रयोग नहीं किया है, बल्कि किया है एकात्मता। ये बड़ा गहन शब्द है और इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद पर जो उनके भाषण हैं उसमें प्रयोग किया है। एक तरह से अगर देखिए तो ये शब्द भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति है। ये ऐसा शब्द है जो ये सुनिश्चित कर सकता है कि चाहे जितनी विविधताएं हों, चाहे जितनी विभिन्नताएं हों, उनके बीच में समरसता पैदा की जा सकती है। हमें बहुत लंबे समय तक गुलामी के कारण हम हमारे जो अपने मूल्य हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो सभ्यता के सनातन सिद्धांत हैं, हम उस गुलामी के चलते खुद उनसे थोड़े से, मुझे कभी कभी लगता है जैसे हम खुद उन्हें भूल गए हों। चूँकि ये वास्तविकता है कि इस देश में विभिन्नताएं हैं, सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ये विभिन्नताएं नहीं हैं। जो हिंदू शब्द प्रयोग किया जाता है वहाँ पर बहुत विविधताएं हैं, आस्था की विविधताएं हैं, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, भाषा की विविधताएं हैं। आज से जिन मैंने पंथिक परंपराओं का नाम लिया है, ये तो पिछले भारत में यहूदी 2000 साल पहले आए, ईसाई 2000 साल पहले आए, ईसाई भी थोड़ा ही समय के बाद वो आए यहाँ पर। इस्लाम की तो आयु ही 1435-36 साल है। तो मुसलमान तो, ये सही है कि दक्षिण भारत का, ख़ासतौर से दक्षिण भारत का अरबों के साथ जो रिश्ता था वो पहले से था, लेकिन रिलीजन के तौर पे तो ये रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा आप 1000 साल पुराना कह सकते हैं। लेकिन ये जो विभिन्न पंथों की जो परंपराएं हैं, उनके आने से पहले भारत के ऋषियों ने कहा था कि भारतेषु स्त्रिया पुरुषो नाना वर्णा प्रकृतिते नाना देव अर्चने युक्ता नाना कर्माणि कुर्वते। यानी भारत के जो लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, जो पुरुष हैं, उनके वर्ण अलग अलग हैं। वर्ण, उनकी खाल का रंग भी हो सकता है, वर्ण उनकी नस्ल भी हो सकती है, इसी तरह वो उनके जो वो विभिन्न देवों की पूजा करते हैं, उनके रस्मों रिवाज अलग अलग हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इससे और आगे बढ़कर ऋग्वेद में भारत की सभ्यता की यात्रा शुरू होती है। वहाँ से ऋग्वेद में कहा गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, परम सत्य जो है वो एक है, लेकिन उसको तक जाने के जो उसका को जानने वाले उसको अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते हैं। स्वामी विवेकानंद का बहुत ही सुप्रसिद्ध भाषण पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, जहाँ स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं उस देश से आता हूँ जहाँ 35 करोड़ लोग अपनी दिनचर्या का आरंभ इस प्रार्थना के साथ करते हैं। और प्रार्थना क्या है? रुचि नाम वैचित्रिया दिर्जु कुटिल नानापज्जुषाम
निर्णामेको गम्यस त्वमसि पैसा मर्णव एव। अर्थात जिस तरह विभिन्न पानी के विभिन्न स्रोत, नदियाँ, नाले, चश्मे अपने अपने स्रोत से निकलकर सीधी टेढ़ी मेढ़ी राह लेते हुए अंत में जाकर सागर में विलीन हो जाते हैं, इसी तरह हे प्रभु हम इंसान अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न रास्ते लेते हुए अंत में तुझी में लीन हो जाते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति ने व्यक्ति को जो देखा है वो जो वेरिएबल और एलियनेबल फैक्टर्स हैं, यानी वो तथ्य जो बदलते रहते हैं, उसके आधार पर उसने आकलन नहीं किया व्यक्ति का। जैसे किस घर में पैदा हुआ है, किस संप्रदाय में पैदा हुआ है, क्या भाषा बोलता है, नहीं, उसने उसको जो देखा है वो इस दृष्टि से देखा है कि इसके अंदर दिव्य आत्मा है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता परिभाषित होती है आत्मा से, और शायद यही कारण है कि भारत की समकालीन सभ्यताएं दुनिया में ख़त्म हो गई और दुनिया मानती है कि यह अकेली सभ्यता और संस्कृति है जिसकी निरंतरता बनी हुई। अगर आपका एकता का आधार मानिए धार्मिक आस्था है, तो केवल एक धर्म, एक आस्था वाले ही इकट्ठे साथ आ सकते हैं। अगर आपका एकता का आधार भाषा है, तो केवल वो भाषा बोलने वाले साथ आ सकते हैं। अगर आपका एकता का आधार नस्ल है, तो केवल उस नस्ल के लोग साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका एकता का आधार आत्मा है, तो चाहे जितनी विभिन्नताएं हों, आत्मा ऐसा आधार है कि जो एकता पैदा कर चाहे जितनी विषमताएं और विभिन्नताएं और विविधताएं हों, आत्मा के आधार पर सबको साथ लाया जा सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि दुनिया की जो सभ्यताएं बनी वो भाषा के आधार पे बनी, रंग के आधार पे बनी, नस्ल के आधार पे बनी, धार्मिक आस्था के आधार पे बनी। भारत की सभ्यता बनी आत्मा के आधार पर। इसलिए मेरा मानना है कि अगर दुनिया में कोई देश और कोई सभ्यता है जहाँ एकात्मता पैदा करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होना चाहिए, दुष्कर नहीं होना चाहिए, तो वो देश भारत है, वो सभ्यता भारत की सभ्यता है। और आज चूँकि मैं जानता हूँ कि ये कार्यक्रम स्वर्गीय श्री मानिकचंद वाजपेयी बामा जी की स्मृति में है। वो संघ के प्रचारक थे और संघ से जुड़े हुए लोग जिस मजबूत राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको अपनी राय नहीं देना चाहता। मैं एक पूर्व प्रचारक की स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं एक पूर्व सरसंघ चालक ने जो नुस्खा बताया है कि भारत में एकात्मता कैसे लाई जा सकती है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा। 26 अगस्त 1972 के ऑर्गेनाइजर के इशू में गुरु गोलवालकर जी का एक साक्षात्कार छपा है, और ये साक्षात्कार को अगर आप गौर से पढ़िए, मैं इस साक्षात्कार को अपने भाषणों में बहुत सालों से, ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोट करता हूँ इसके हिस्सों को, उसका संदर्भ देता हूँ। लेकिन आज मैं उनकी कही हुई जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण बातें लगती हैं, मैं उन सब को एक नुस्खे के तौर पे
एक फॉर्मूले के तौर पे कि भारत में एकात्मता कैसे पैदा की जा सकती है, उसका ये नुस्खा अगर गुरु गोलवालकर जी का हम अपना लें तो मुझे लगता है कि शायद काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये बात मैं और कह दूं कि कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के मामले पर गुरुजी ने जो कहा है, जो कारण उन्होंने कहे हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन किन्हीं और कारणों की वजह से मेरी राय थोड़ी भिन्न है, मगर वो कारण विभिन्न है। यहां पे जो बात गुरुजी जिन कारणों से कह रहे हैं उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। पहला प्रश्न गुरुजी से किया गया, गुरुजी ने कोई ऐसी बात कही थी उससे पहले जिसमें ये कहा था कि वो समान नागरिक संहिता के पक्ष में नहीं है। तो पहला प्रश्न ये किया गया कि क्या आप ऐसा नहीं समझते कि राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है? गुरुजी कहते हैं मैं ऐसा नहीं मानता। और फिर कहते हैं ये सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये मेरी राय है और मुझे सत्य बोलना चाहिए जिस तरह के मैं उसे देखता हूं। जो मैंने पहले आपसे कहा कि जो कारण उन्होंने दिए हैं वो आगे आ रहे हैं। ये इंटरव्यू अंग्रेजी में है, मैंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है और वो मैं आपको उसका उद्धृत कर रहा हूँ। दूसरा सवाल किया गया गुरुजी से कि राष्ट्रीय एकता के लिए समरूपता या एक रूपता की वांछनीयता, डोंट यू थिंक दैट यूनिफॉर्मिटी विद इन द नेशन वुड प्रमोट नेशनल यूनिटी? गुरुजी का जवाब, भारत सदैव से विविधताओं से परिपूर्ण रहा है और उसके साथ लंबे समय तक हम मजबूत एकता की डोर में बंधे हुए थे। राष्ट्रीय एकता के लिए समरसता की जरूरत है, समरूपता की आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरा सवाल किया गया, एक मिसाल दी गई और कहा गया कि पश्चिमी देशों में राष्ट्रवाद और कानून, एक जैसे कानून सभी नागरिकों के लिए, इनका उभार साथ साथ हुआ है। तो गुरुजी का जवाब मैं समझता हूं कि इसका अधिकारी है कि हम इस पे पूरा गौर करें और उस जवाब की आत्मा को समझने की कोशिश करें। गुरुजी ने कहा, मत भूलिए कि यूरोप एक नव उपमहाद्वीप है। उन्होंने कहा यंग कॉन्टिनेंट है यूरोप, जिसकी सभ्यता अभी नूतन है, विच हैज़ ए न्यू सिविलाइजेशन। ये संस्कृति कल नहीं थी और कल होगी या नहीं होगी ये हम नहीं जानते। मैं मानता हूं कि अतिशय एक्सेसिव समरूपता, यूनिफॉर्मिटी प्रकृति को पसंद नहीं है। आगे कहते हैं इसी सवाल के जवाब में, हमें केवल आज को नहीं देखना है बल्कि इतिहास तथा भविष्य दोनों पर नज़र रखनी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया अप्रत्यक्ष होती है और उसके परिणाम आने में देर लगती है। हमारी सभ्यता बहुत पुरातन है, जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है और हमें ये बताती है कि एकता तथा बहुधा साथ में चल सकते हैं और साथ में चलते हैं। अब वो फिर सवाल करते हैं
ऑर्गेनाइज़र की तरफ से सवाल किया जाता है कि डोंट यू थिंक दैट मुस्लिम्स आर अपोजिंग अ यूसीसी ओनली बिकॉज दे वांट टू मेंटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुसलमानों में जो विरोध कर रहे हैं समान नागरिक संहिता का, वो उनका मनोभाव अपनी अलग पहचान बनाए रखने का है? अब इसमें जो गुरुजी ने जवाब दिया है, कहते हैं कि अगर कोई समुदाय या वर्ग अपनी अलग पहचान बनाकर रखना चाहता है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शर्त यह है कि ये अलग पहचान देश प्रेम की भावना में बाधक नहीं बननी चाहिए। मुझे लगता है कि कई लोग समान नागरिक संहिता के पक्षधर इसलिए हैं कि उन्हें लगता है कि 4 पत्नियों के प्रावधान के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। मैं कहूँगा कि ये किसी भी समस्या के बारे में इस तरह सोचना नकारात्मक दृष्टिकोण है। अब वो कहते हैं ये तो नकारात्मक दृष्टिकोण है, ये सोचना कि आबादी बढ़ रही, लेकिन असल समस्या क्या है? कहते हैं कि असल समस्या ये है कि हिंदू और मुसलमान के बीच भाईचारे की भावना का अभाव है, दूरियां हैं। और फिर कहते हैं कि जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं वो लोग भी मुसलमानों को अपने से अलग ही मानते हैं और वे उनके वोट के लिए उनकी मनपसंद ठाकुर सुहाती बात करते हैं। दूसरे वाले भी मुसलमानों को अलग समझते हैं और उनको सबक सिखाने के लिए उनकी पहचान को ख़त्म करना चाहते हैं। बुनियादी तौर पर इन दोनों तरीक़ों में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही मुसलमानों को अलग और असंगत मानते हैं। अब कहते हैं ये तो हो गया उन लोगों का, और उसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ी में बड़े अच्छे शब्द प्रयोग किए हैं। उन्होंने कहा एक फ्लैटरर्स हैं और एक फ्लैटिनर बनने की कोशिश करते हैं। एक वो हैं जो उनको उनकी खुशामद की बातें करते हैं, दूसरे वो हैं जो उनको फ्लैट कर देना चाहते हैं। अब अपने बारे में कहते हैं कि मेरी सोच क्या है, तो गुरुजी कहते हैं कि मेरी सोच इस बारे में बिल्कुल अलग है। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि मुसलमान अपने तरीके से अपना जीवन जिएं और इसके साथ उनके अंदर अपने देश भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम की मजबूत भावना होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि मुसलमानों की सोच को दूषित करने के लिए बुनियादी तौर पर राजनेता जिम्मेदार हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस ने, उन्होंने इसी राज्य का जहां मैं हूं वहां की बात की है, कहा है कि केरला में मुस्लिम लीग को फिर से जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और केरला में मुस्लिम लीग के पुनर्जीवित होने से पूरे देश में उसकी प्रतिक्रिया हुई और पूरे देश में सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा मिला। फिर एक इसी से संबंधित सवाल पूछा गया मुस्लिम महिलाओं के बारे में। कहा गया कि क्या हमें ये बात की इजाज़त देनी चाहिए कि हमारी मुस्लिम बहनें पर्दे में रहें और बहु विवाह जैसी प्रथा को सहती रहें? तो गुरुजी जवाब देते हैं, अगर इस विषय में आपकी आपत्ति मानवीय आधार पर है तो ये आपत्ति जायज़ है, ये आपत्ति सही। इस विषय में सुधारात्मक दृष्टिकोण मान्य है। हम कोई बात कहते हैं इस दृष्टि से कि जो समाज में सुधार आना चाहिए, तो उन्होंने कहा इसका स्वागत किया जा सकता है। परंतु अगर ये बात इसलिए कही जा रही है कि सबको एक रूपता में ढाल दिया जाए,
तो ये सही नहीं है। अच्छा ये होगा कि इस विषय पर मुसलमान स्वयं अपने नियम कानून विकसित करें। और ये अगला वाक्य सुनिए, मुझे तब प्रसन्नता होगी जब मुसलमान खुद ये फैसला करें कि बहुविवाह उनके अपने हित में नहीं है, लेकिन मैं उन पर अपने विचार थोपने का कभी प्रयास नहीं करूंगा। आखिरी सवाल, अब वो ऑर्गेनाइज़र के जो भी इंटरव्यू ले रहे थे वो थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि गुरुजी ने जो जवाब दिए हैं, मैं आपको खुद अपना कहता हूँ कि मैं तो समान नागरिक संहिता के पक्ष में हूँ, लेकिन गुरुजी ने उसका विरोध करने के लिए जो तर्क दिया है, मैं उससे अपने आप को सहमत पाता हूँ। मैं जो उसके पक्ष में हूँ, मेरे तर्क गुरुजी के तर्क से अलग हैं। तो यहाँ पर मैं गुरुजी के तर्क से सहमत हूँ, जो आधार उन्होंने बनाया कि, और उन्होंने खुद भी कहा है कि सुधारात्मक दृष्टिकोण के साथ ये बात कही जा सकती है। इस आधार पर नहीं कही जा सकती कि हमें इस पर एतराज़ है कि कोई अपने तरीके से जीवन जीना चाहता है। तो मुझे आखिरी प्रश्न बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि पत्रकार ने परेशान होकर आखिर में उनसे कहा कि गुरुजी, दिस सीम्स टू बी ए डीप, अब उसके बेचारे की समझ में नहीं आया कि अब क्या सवाल करें। तो उसने कहा कि दिस सीम्स टू बी ए डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, कहा कि ये तो बड़ा गहन दार्शनिक विषय है। तो गुरुजी ने कहा कि निस्संदेह इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये गूढ़ प्रश्न है, ये दार्शनिक प्रश्न है। और कहते हैं कि मेरा निश्चित मत है कि एक रूपता कौमों राष्ट्रों की मृत्यु के नगाड़े के समान है। प्रकृति एक रूपता को घृणा की दृष्टि से देखती है। मैं विविध जीवन शैलियों को सुरक्षित रखने के पक्ष में हूँ, लेकिन ये विविधताएं हमारी राष्ट्रीय एकता समरसता को सुदृढ़ करने वाली होनी चाहिए, उसको कमज़ोर करने वाली नहीं होनी चाहिए। अब ये सवाल हो सकता है कि क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। अगर हम हमारे भारत के हम दाएं और बाएं नज़र डालें तो एक तरफ ईरान है और एक तरफ इंडोनेशिया है। जब पहली सदी में, मैं मुस्लिम सदी की बात कर रहा हूँ, जब पहली सदी में अरब मुसलमानों ने दोनों जो उस वक्त के साम्राज्य थे, बिजंटीन एम्पायर और सैसेनिड एम्पायर ईरानियों का, उस पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद के देशों में अगर आप नज़र डालिए तो उनका, जैसे मिस्र है, सीरिया है, अल्जीरिया है, तुनीसिया है और बहुत सारे देश हैं, तो उनकी अपनी भाषाएं थीं, उनकी अपनी संस्कृति थी, लेकिन कुल मिला के उन्होंने उनकी भाषा ख़त्म हो गई, उनकी संस्कृति ख़त्म हो गई, उन्होंने अरबी संस्कृति को, अरबी भाषा को अपना लिया। लेकिन ईरान हमारे बराबर में है। ईरान मुस्लिम देश है, लेकिन उन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति को अपने सीने से लगा के रखा है। आज भी दो ईदें, मुसलमानों में दो त्यौहार हैं ईद के, एक दिन की छुट्टी होती है, लेकिन उनका जो इस्लाम से पहले से जो उनकी सभ्यता थी, जो त्यौहार वो मनाते थे, नौरोज़ का त्यौहार, उसकी आज भी 10 दिन की छुट्टी होती है ईरान में। आप इंडोनेशिया जाइए, मुस्लिम बाहुल नहीं, बल्कि 97-98% मुस्लिम है। और आप वो मिसाल के तौर पर राजधानी जकार्ता में जाइए, राष्ट्रपति भवन के बाहर
कृष्ण अर्जुन संवाद की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। अब आप किसी इंडोनेशियन से पूछिए कि ये क्या है, वो आपको कहेगा कि ये कृष्ण अर्जुन संवाद है। आप उससे कहिए कि आप तो मुस्लिम हैं और ये हिंदू आइकॉन है, ये हिंदू निशान है, तो वो क्या जवाब देता है? वो कहता है इस्लाम मेरा धर्म है, ये कृष्ण अर्जुन संवाद मेरी संस्कृति है। संस्कृति का संबंध भूगोल से होता है। खुद भारत में जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं वो भौगोलिक विविधताओं के चलते हुए पैदा हुई हैं। कश्मीर में जो कपड़े पहनने का तरीका है और क्या कपड़े पहने जाएंगे वो केरला के कपड़ों से अलग। क्यों? दोनों की ज़रूरतें अलग अलग। खान पीन जो अलग होते हैं वो भौगोलिक ज़रूरतों के तहत होते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनका संबंध भूगोल से होता है, लेकिन एक चीज़ है जो इन सभी इंसानों में समान है। सभी इंसानों में नहीं, सभी जीवों में समान, और वो है आत्मा। और भारत की संस्कृति परिभाषित होती है आत्मा से। भारत की संस्कृति इससे परिभाषित नहीं होती कि उत्तर प्रदेश में क्या खाना खाते हैं लोग और क्या कपड़े पहनते हैं, और आंध्र प्रदेश में क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं। भारत की संस्कृति परिभाषित होती आत्मा नाम विद्धि, नो योर सोल, अपनी आत्मा को जानो। और भारतीय संस्कृति ये कहती है कि जो ये मानता है कि मैं ये शरीर हूँ वो अविद्या का शिकार है। जो ये मानता है कि मैं आत्मा हूँ उसके पास वास्तविक विद्या। अगर हम अपनी संस्कृति के ये हमारे इस संस्कृति की असल ताकत है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, मैं भारत से प्रेम करता हूँ इसलिए नहीं कि मैं भूगोल की मूर्ति पूजा में विश्वास करता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे भारत में पैदा होने का सौभाग्य मिला है, बल्कि मैं भारत की से जो प्रेम करता हूँ उसका कारण ये है कि भारत ने विषम परिस्थितियों में उन जीवंत शब्दों को जिंदा रखा है जो उसकी संतान की चैतन्य आत्मा से उत्पन्न हुए थे। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम। तो हम अपनी संस्कृति की जो वो असल ताकत है, जो असल शक्ति है, मैं मानता हूँ कि स्वर्गीय मानिक चंद वाजपेयी जी, मामा जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हमारी संस्कृति की जो ये मानस कहा गया है कि योवे भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, जिनका दिल और दिमाग बड़ा होता है वो उस चित आनंद को प्राप्त होते हैं, और जिनका मन और मस्तिष्क छोटा होता है उन्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। एकात्मता, एकता, आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया, एकात्मता। तो एकता, एकात्मता, उसके लिए जो एक विश्वास, आपस में परस्पर विश्वास पैदा करने की ज़रूरत होती है, उस विश्वास को हमारी सभ्यता में, हमारे सिद्धांतों में, हमारे सनातन मूल्यों में ये ताकत है कि हम वो विश्वास पैदा कर सकें। इस एकात्मता से न किसी
किसी पंथ की, किसी परंपरा को, किसी पूजा अर्चना के तरीके को, किसी भाषा को कोई खतरा नहीं, बल्कि ये तो वो परंपरा है जो विविधता को सुदृढ़ करने में विश्वास करती है। तो अगर हम कहीं बाहर ढूंढने जाएंगे वो तरीके जिनसे हम एक आत्मता पैदा कर सकें, तो हमें नाकामी हाथ आएगी। और ये नाकामी बहुत दफ़ा हमें मिली, क्योंकि हमने इसके लिए वो तरीके इस्तेमाल करने की कोशिश की जो हमारी अपनी संस्कृति की उपज नहीं थी। अगर हमें कामयाब होना है एक आत्मता पैदा करने के लिए, तो हमें उसके लिए ताकत अपने सांस्कृतिक मूल्यों से लेनी पड़ेगी। और हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में ये शक्ति है कि वो पूरे देश को, देशवासियों को एक जैसे फूलों की माला होती है उसमें उसको सबको पिरो सके, ये शक्ति है। आप एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हुए और अपनी शुभकामनाएं देते हुए, धन्यवाद। जय हिंद।